वो शब्द से लिख देबै घी ये छोटी हिंग लिख दियो 2 डिब्बा अरे हिंग कबर खर्चा आलू भुजियो में दऽ देलहुँ आ पोरो साल टूटल नहीं खेलौं ने बीटा बल्ज के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम लोग कहते हैं कि यह एक उभार है, उठा हुआ उभार, है ना। और जब इस तरह के उभार को हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मैंने पहले ही कहा है कि प्रोटीन जो है वह स्ट्रक्चर हम लोग को ध्यान से देखना है। जब स्ट्रक्चर देखने की बात आती है तो प्रोटीन में इस तरह का कई सारा बल्ज दिखता है, ठीक है ना। ऐसे कई बल्ज दिखते हैं प्रोटीन्स में जिनको हम लोग हमेशा गौर करते हैं कि ये इस तरह से बल्ज दिखता है, ठीक है। ऐसे उठा रहेगा, धसा हुआ है उठा रहेगा। इस प्रकार से जो भी बल्ज हम लोग को दिखता है वह कैसे बनता है। तो अगर बायोलॉजिकल साइंस में देखें बड़ा यूनिक सा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिव फॉर्म जो है वो बहुत यूनिक होता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ सब लोग, ठीक है। हाँ देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल पेप्टाइड चेन बनाते तो कैसे बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड है, फिर तीसरा अमाइनो एसिड है, फिर चौथा अमाइनो एसिड, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर उसी के पैरेलल में दूसरे अमाइनो एसिड्स है जो सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको मैं रेड कलर से बता रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम स्लो है, आप लोग मेरे साथ बियर करिएगा। ठीक है, इस तरह से और भी अमाइनो एसिड्स हैं रेड कलर के, और ये रहा उसका कनेक्टिंग लिंक। ये सभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लगभग ऐसा सब तो सब पैरेलल है। लेकिन सोचो अगर हम इसी को थोड़ा सा ठीक करें, तो सोचिए ऐसे ऐसे, ओके। अगर इन तीनों को अगर हम एक ही के साथ जोड़े तो क्या होगा ये कि ये भी इसी से जुड़ रहा है, ये भी इसी से जुड़ रहा है, ये भी इसी से जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यह एक बल्ज का, एक कर्व का निर्माण होगा, जैसे जापानी होता है ना पंखा, उस तरह से निर्माण होगा। देखो कैसे होता है, एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 रेसिड्यू, 5 रेसिड्यू, और यहाँ है 1 रेसिड्यू, 2 रेसिड्यू, इस प्रकार से। और इसकी कनेक्टिविटी क्या हो रही है, एक इससे कनेक्ट हो रहा है तो फिर ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहा है, इन दोनों का कोई बीच में स्पेयर नहीं है। तो यह जो है एक उभार की तरह स्ट्रक्चर जो है वो उठा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, साथ ही कर्व भी दिखता है, साथ ही ये पैरेलल नहीं है बल्कि ये कैसा है, कर्व स्ट्रक्चर। इस प्रकार के जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा स्टडी मटेरियल में, कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। देखो ये 1 इससे जुड़ा हुआ है, 2 नहीं है, फिर 3 इससे जुड़ा हुआ है, फिर 1 यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर 3 इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये उभार का जो स्ट्रक्चर है वह देखा जाता है। इस प्रकार का जो बल्ज होता है ये नॉर्मल बीटा स्ट्रक्चर में कहते हैं कि इट अ बल्ज occurs between 2 normal beta structure hydrogen bonds and are comprises 2 residues and 1 strand and 1 residues on another. एक स्टैंड पर 2 रेसिड्यू ये और ये, और दूसरे स्टैंड पर एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। यहाँ पर ये एक और यह एक। इस प्रकार से इस तरह के बल्ज जो होते हैं वह बनते हैं। अब इस तरह का बल्ज, प्रोटीन का जो उभार है, इस प्रकार से जो बल्ज है वह आपको कई प्रकार के मिलते हैं, जीवन बल्ज, वाइट बल्ज, क्लासिक बल्ज। और इसका काम होता है जैसे कि क्या हम कह रहे हैं कि बेंड, मोड़ देता है। तो प्रोटीन या बीटा शीट जो है उस बीटा शीट को मोड़ता है, इट कॉजेज अ स्लाइट बेंड इन द बीटा शीट। बीटा शीट को थोड़ा सा मोड़ देगा। क्योंकि हम प्रोटीन जो पढ़ रहे हैं अभी वो एकदम प्योर स्ट्रक्चरल फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब जिपर, यह जो टर्म आता है जिपर, ये जिपर
हम लोग क्या देखते हैं, जिपर का हम लोग यूज जो है वो करते हैं किसी भी बैग हो, पैंट हो, टी शर्ट हो, जैकेट हो, हम क्या देखते हैं कि जिपर होता है और वह पूरा चेन को बंद करता है और खोलता है ना। कई बार क्या होता है कि लगातार ऐसे सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड्स के जो लगता है कि जिपर की तरह है, ठीक है ना। इन एन अल्फा हेलिकल प्रोटीन about 30 or more amino acid sequences, a periodic repetition, है ना, सही समय पर, of leucine at every 7th position over a distance, और ठीक है। तो जैसे कि रिपीटेशन जो है वह है, एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक रिपीट हो गया, फिर एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड, फिर एक यहाँ पर रिपीट हो गया, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, एक। इस तरह के जो रिपीट्स होते हैं उसे हम लोग जिपर कहते हैं। जैसे बी जिप, बेसिक रीजन ल्यूसिन जिपर इसको कहते हैं, है ना। इस तरह के जिपर का कॉन्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में भी दिया देखते हैं लोग, जहां पर आप लोग जी बॉक्स पढ़ते हैं, ए बॉक्स पढ़ते हैं, सी बॉक्स पढ़ते हैं, टी बॉक्स पढ़ते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, एक खास रोटेशन पर एक खास तरह के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वह रिपीट करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो है एक खास तरह का न्यूक्लियोटाइड है जो रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो जिपर्स होते हैं इनका यूज जो होता है बायोलॉजिकल साइंस में देखा जा रहा है। आजकल जितने भी रिसर्च होते हैं, जो न्यू मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लोग काम कर रहे हैं, वहां पर जिपर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंटली दिखा जा रहा है और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इसका ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो बीटा शीट, अब ये है ओमेगा लूप। ओमेगा लूप के बारे में हम लोग बोलते हैं नथिंग बस कि अगर मैं ऐसे एक छोटा सा लूप बनाऊं, जैसे देखो ये एक बीटा हेलिक्स है और अब इसको मुड़ना है, तो मुड़ना है, ये मुड़ गया, मुड़कर ऐसे ही। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये एक ओमेगा लूप की तरह यहां से यहां दिख रहा है, ये जो है ओमेगा लूप की तरह दिख रहा है। तो इस तरह के लूप जो होते हैं वह टर्न्स, जहां जहां घूमता है कुछ, लूप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स टर्न्स ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज, वहां से टर्न कर जाता है, इन विच कार्बोनाइल ग्रुप of one residue makes hydrogen bond with the amino acid group of I+3। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है ताकि वो ज्यादा ताकतवर रहे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का भी, तो इस तरह यहाँ से यहाँ पर जो है कितने रेसिड्यू होते हैं, 3 रेसिड्यू होते हैं I+3। इस प्रकार के जो लूप्स होते हैं उसे हम लोग ओमेगा लूप कहते हैं। चूंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा कैसा दिखता है, और भी कई लूप बना के दिखा रहा हूं, ऐसे ये क्या दिख रहा है, इतना दूर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो ओमेगा ही इस तरह से। और ये बहुत रेगुलर नहीं, ये बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, बनते रहते हैं और हटते रहते हैं। इस प्रकार का भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी आपको देखने का मौका मिलेगा, और कुछ मैं बुक से भी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा इसमें आप लोग इस तरह के लूप्स को देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली ये लूप्स जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलते हैं। इस प्रकार से अभी जो आपने टोटल डिटेल देखा वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के बारे में देखा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को जब भी हम लोग पढ़ते वो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहला सवाल होता है व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। जैसे इस सवाल पर हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि फोल्डिंग, इनफोल्डिंग, है ना, फोल्डिंग, इनफोल्डिंग of a secondary structure proteins due to various types of chemical bonds and interactions। कई प्रकार के बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस के कारण जब किसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड और
इनफोल्ड मतलब घूमना और उसके अंदर भी घूमना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं कि वहां पर टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वह। तो कैसे इस प्रकार का फोल्डिंग और अनफोल्डिंग हो सकता है? अगर हम लोग गौर करेंगे, जिसमें एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ओके, ये फोल्ड और इसी में ऐसे फोल्ड, और ये फोल्ड और इसी में इस प्रकार से फोल्ड। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, इस प्रकार से। तो अब हमारे मन में आएगा कि इस प्रकार के फोल्ड और अनफोल्ड क्यों जरूरी है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, it is important for the structural and functional specificity of the protein. इस टर्सरी स्ट्रक्चर के कारण सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना? और फिर क्या होता है उसमें? फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। जैसे मोस्ट ऑफ एंजाइम्स belong to tertiary structures। एकदम एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अगर हम लोग कहें कि बहुत सारे, तो जी हाँ बहुत सारे। जैसे वो लोग मन में कुछ होगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, टाइमो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ना। इसके अलावा नॉर्मल प्रोटीन, मायोग्लोबिन, ठीक है, लाइसोजाइम, आरएनएज, डीएनएज, कुछ ऐसे ही पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने पुटअप किया है। ये सभी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें उस प्रकार से स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स होता है, इनफोल्डिंग्स होता है, ताकि वो खास तरह के काम को अंजाम तक पहुंचा सके, ठीक है। अब यहाँ किसी को अगर कुछ सवाल, अब जो है मुद्दा आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के कितने टाइप्स हमें देखने को मिलता है। इसमें दो टाइप्स हमें देखने को मिलता है। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर फॉर्म्स, और दूसरा जो फॉर्म है उसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस फॉर्म, फाइब्रस फॉर्म्स। ग्लोबुलर और फाइब्रस का मतलब क्या? तो ग्लोबुलर जो है वह नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। दे आर नॉर्मल फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, इन नॉर्मल प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर से, ठीक है। जबकि इनमें जो है फाइब्रस के बारे में क्या बोलते हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल strength and mostly in fibrous, mostly in thread form, thread form। ज्यादातर जो है यह थ्रेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ताकत देते हैं और थ्रेड फॉर्म होते हैं, धागे के नुमा होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि इनमें कई प्रकार के, एक ही प्रोटीन में within a protein structure many types of secondary structure are found। कई प्रकार इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम लोग को पढ़ना भी है, तो वो हम लोग देखते हैं कि फाइब्रस और इस प्रकार के ये स्ट्रक्चर जो है वह इस प्रकार से यहाँ मिलता है। इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो कोलाजन, फाइब्रिन,
फाइब्रिन, इलास्ट, अल्फा केराटिन, इस तरह के जो है वो आपको इसमें मिलते हैं, केराटिन। ओके, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है इसमें, और इसमें भी एग्जाम्पल देखें नॉर्मली जो भी ये चाहे कैरियर प्रोटीन्स हो, एंजाइम्स हो, ठीक है, इम्यूनो आईजीज हो, ये सब इसी परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मिला जुलाकर कि ये जो प्रोटीन के दो फॉर्म हैं, यह दोनों फॉर्म स्टैब्लिश करता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। ओके, और ये जो चीज है, इसी चीज को हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम पढ़ रहे हो, तो किस प्रकार से इन स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग को जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जिन एग्जांपल्स के बारे में हमें देखना है किस प्रकार के उनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है। लाइक पहला एग्जांपल जो हमें देखना है वो देखना है अल्फा केराटिन। दूसरा एग्जांपल जो हमें देखना है वो देखना है सेकंड एग्जांपल कोलाजेन। ओके, जो तीसरा हमें टाइप इसमें देखना है, थर्ड टाइप, वह है सिल्क फाइब्रियोन। सिल्क फाइब्रियोन हमें इसमें देखना है ना। तो ये जो तीन ऐसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमको इसमें पुटअप करना है। अब आप खास बात क्या देखेंगे, ये तीनों का तीनों जो है वह फाइब्रस है। तीनों का तीनों क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, चाहे वो अल्फा केराटिन हो, चाहे कोलाजन हो, चाहे सिल्क फाइब्रियोन। जहां तक अल्फा प्रोटीन की बात हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है वह है कि हम अल्फा प्रोटीन के बारे में बात करें। ओके, तो अल्फा केराटिन के बारे में हम लोग चर्चा अगर करें, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होता है, ये कहाँ मिलता है हमें? तो फाउंड इन, कहाँ? बहुत सिंपल है, हमारे नाखून में, नेल में, ठीक है। जो हम ऊन का पहनते हैं, ऊनी कपड़े, उस ऊन में है? जो हमारा रोआ है, हेयर, उसमें जो चिड़िया का क्लॉ होता है उसमें, क्विल्स में, सींग में, हूप्स जो होता है बहुत सारे जीवों में, उनमें, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है, इनमें ये मिलता है। और ये सभी जो है, चाहे वो नाखून हो, चाहे हॉर्न हो, सिंग हो, ये सभी करता क्या है? ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की क्यों जरूरत पड़ती है? अब सब लोग अगर अपना नाखून हम लोग टच करें, तो उंगली का जो एंड है वहां पर ये नाखून है, ये जो टर्मिनल हिस्सा है वह सबसे ज्यादा टच में रहता है, चीजों से टकरा सकता है। वहां पर ये नेल जो है वो क्या करता है, उसको एक कड़ापन देता है ताकि वहां वह उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। जो उसका डोर्सल साइड है उस पर नाखून है, वेंट्रल साइड पर पाम है, मतलब मसल कुशन है। तो अगर हम इसको गौर करें, जैसे कि सिंग है, सिंग सुरक्षा के लिए चाहिए, और सिंग जो है वह अल्फा केराटिन से बना हुआ, कितना कड़ा होता है, कितना मजबूत होगा। अगर आप कभी अपने गाय का सिंग छुआ होगा, एकदम पत्थर की तरह दिखता है, लगता है कि कितना ताकतवर है ये, जिससे वो मार दे किसी को तो फिर जान भी जा सकता है इंसान। तो ये बहुत ही ताकतवर ये सभी होते हैं अल्फा केराटिन। और होता है कि हाउ, कैसे होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ? इसके पीछे दो कारण है। पहला, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स एट स्पेसिफिक रेसिड्यूज, और दूसरा जो है उसमें, पहला तो किस तरह का केमिकल बॉन्डिंग है, किस तरह के रेसिड्यूज पर, और दूसरा है उसका कॉइलिंग
तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार से क्वाइलिंग जो है वो परफॉर्म करता है। अगर इन दोनों चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चय ही हम देखेंगे कि काफी ताकत जो है वह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इस तरह के प्रोटीन्स में हम देखते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स, ये सेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में IF पीस के बारे में हम लोग सेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन बोलते हैं, जैसे विलिन, जैसे एब्रिन, जैसे नेक्टिन, जैसे ट्रोपो ट्रोपोनिन, जैसे ट्रोपोमायोसिन, ये सभी क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। और ऐसे सैकड़ों इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और दे एक्ट लाइक साइटोस्केलेटन। दे एक्ट लाइक, किस प्रकार से एक्ट करते हैं, दे एक्ट लाइक साइटोस्केलेटन। ये ताकतवर होते हैं और ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। ओके, अब क्या है कि ये जो अल्फा केराटिन है वो एक थ्रेड की तरह दिखता है, ऐसे अल्फा हेलिकल थ्रेड इसका जो है वो मिलता है। इस तरह के जो क्वाइल होते हैं उससे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सिंगल क्वाइल। ठीक है, ये सिंगल क्वाइल है। और कई बार क्या होता है, दो इस तरह का स्ट्रैंड आपस में क्वाइल करते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं, ऐसे ये क्वाइल हो गया, चूंकि धागा ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, लिटरली पढ़ कर रहे हैं हम लोग, धागे के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे आप देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सुपर ट्विस्टेड क्वाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू स्ट्रैंड्स इंटरवेनिंग, दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में इंटरवाइंड करते हैं। अब हमसे कोई पूछता है कि दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा ताकत होगा, पहले वाले में सिंगल क्वाइल में या सुपर ट्विस्टेड क्वाइल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर ट्विस्टेड क्वाइल। क्यों, कारण इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग्स उत्पन्न होते चला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड, मतलब इसमें इनके बीच में भी आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो सकते हैं। अब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ये ताकतवर होगा, है ना। जितना ताकतवर होगा तो वो उतना ही उपयोगी होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट बिना हम चीजों को पकड़ नहीं सकते। ये क्या हो गया, कुछ ज्यादा क्वाइल हो गया। ये सभी आपस में इस तरह से क्वाइल होते रहते हैं और इस प्रकार से चीजों को हम लोग इकट्ठा। तो एक तो हो गया कि भाई अल्फा केराटिन है, ऐसे है समथिंग, ठीक है, हम लोग बोलेंगे ठीक है ये जो है अपना अल्फा हेलिकल क्वाइल है, इसका इसी प्रकार होता है अल्फा हेलिकल क्वाइल। और एक जो है वो क्वाइल है, तो क्वाइल का कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या है कि ये बार बार आपस में धागा मजबूत कैसे होता है, धागा में जब हम लोग देखते हैं कि उसमें काफी क्वाइलिंग्स होता है। ठीक है, अब अगला जो इसमें सवाल आ रहा है वह सवाल ये है कि जब इस तरह का हम लोग क्वाइलिंग देखेंगे, सुपर ट्विस्टेड क्वाइल देखेंगे, तो सुपर ट्विस्टेड क्वाइल तो क्वाइल जो है सुपर ट्विस्टेड क्वाइल, तो सुपर ट्विस्टेड क्वाइल दो तरह का होता है, एक होता है राइट हैंडेड, ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड सुपर क्वाइल। ठीक है, और इनका जो जैसे कि सबसे जो कॉमन होता है
कॉमन अमंग देम वह है कौन? वह है लेफ्ट हैंडेड वाइल्ड क्वाइल। ठीक है ना, याद रखिएगा, राइट हैंडेड से ज्यादा लेफ्ट हैंडेड क्वाइल का जो होता है वो कॉमन होता है। और इनका जो एक ट्विस्ट होता है, वन कंप्लीट ट्विस्ट, कितना का होता है वन कंप्लीट ट्विस्ट? 5.15 to 5.20 एंगस्ट्रॉम। ये कंप्लीट एक कंप्लीट क्वाइल होता है। एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज रिच इन देम। इनमें कौन सा अमीनो एसिड का टाइप है जो बहुत रिच होता है? एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड प्रोलिन। अब आप गौर करें कि ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है ना। तो देयरफॉर हाइड्रोफोबिक chemical bonding, hydrophobic bonding is a powerful type to stabilize their structure, है ना। इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड है जो बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज होता है? वह होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। इसलिए याद है प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहा था, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ताकतवर रूप में इसमें हमें दिखता है। अब है कि अल्फा केराटिन हेलिक्स हेयर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अल्फा केराटिन स्ट्रक्चर है। हम लोग ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि बालों की ताकत बढ़ाए। और एक केश जो है, केश का धागा जो है उसका आप देखें काफी ताकतवर होता है ना, इसका भी है, इलास्टिसिटी भी होती है और काफी ताकतवर होता है। तो काफी ताकतवर इसलिए होता है क्योंकि वहां जो अल्फा केराटिन का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत तरह की चीजों को हम लोग देखने का मौका मिलता है। जैसे जैसे टू अल्फा केराटिन मिलकर, है ना, वन वाइल्ड क्वाइल का फॉर्मेशन करता है। दो अल्फा केराटिन मिलकर एक वाइल्ड क्वाइल का, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे, उस तरह का निर्माण करता है। टू वाइल्ड क्वाइल मिलकर वन प्रोफिलामेंट्स, प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट का निर्माण करता है जो 20 से 30 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, एंड फोर सच फिलामेंट्स वो मिलकर बनाता है वन प्रोटोफाइब्रिल्स। अब आप देखिए धागे की मजबूती कैसे होता है। एक धागा है, वैसे दो धागा को क्वाइल कर लें, फिर वैसे ही दो धागा को और क्वाइल कर लें, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ही वो पावरफुल होता है, बहुत ही ताकतवर हो जाता है ना। तो अगर इसको स्ट्रक्चरली हम थोड़ा सा आपको डिमोन्स्ट्रेट कर लें, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं आपको समझा सकूं। तो ये हो गया एक अल्फा केराटिन और ये हो गया, हाँ ये हो गया एक अल्फा केराटिन। ओके, चलो अभी आप इसी को समझ लो कि ये दो अल्फा केराटिन है, तो वन क्वाइल्ड कोयल हो गया। ठीक है, अब इस तरह के दो अल्फा केराटिन, देखो मैं रेड से बना रहा हूं, ये अगर आपस में आ गए वन प्रोटोफिलामेंट हो गया। और आप सोचो कि ऐसे चार अगर आपस में आ जाए तो कैसा दिखेगा? बोलेंगे सर दिखना क्या है, एकदम बहुत एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से दिखेगा। मैं जस्ट एक ऐसे ही हवाला दिखा रहा हूं उसका।
ताकि आपको लगे कि अच्छा ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप सोचिए, जस्ट सी इट। अब देखिए कितना घना ये है, क्या आसान है इसको तोड़ना? इन सब के बीच कितने सारे केमिकल बॉन्ड्स बने होंगे, क्या आसान है तोड़ना? आप देखिए आपका हेयर जो है कितना स्ट्रांग और कड़ा होता है ना? कि हेयर जो है वह तोड़ते वक्त आप देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है पतला से। मैं बोलता हूँ कि अगर 100 हेयर का एक बना के मोड़ के अगर दे दिया है तोड़ने के लिए किसी को, नहीं टूटेगा, इतना ताकतवर होता है। क्योंकि उसमें काफी तक, और जब इसी में काफी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, ये सब फ्यूचर में सिंग बन जाता है, नाखून बन जाता है। तो भाई बड़ा ये वैज्ञानिक तरीके से इसका ताकत जो है वो बढ़ता है, और हमको इन सब चीजों को देखने में मतलब मौका मिलता है। अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। तो इन सब में जो हाइड्रोफोबिक है वो है। इसके अलावा क्या है, जो क्रिस क्रॉस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, ये बड़े मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अब डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अनदर वेरी डिसाइसिव बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल तो आपको और एक देखने को मिलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे ये हॉर्न ऑफ राइनो सेरस, जो दरियाई घोड़ा होता है राइनोसेरस, आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आप देखें उसमें कितना पावरफुल उसका हॉर्न होता है। 18% अकेले, 18% ऑफ ऑल रेसिड्यूज, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं, आर सिस्टाइन अलोन, अकेले 18% सिस्टाइन होता है। अब सोचिए कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता होगा, है ना? अब ना आप एक राइनो को देखेंगे, ऐसा उसका दरियाई घोड़ा का ऐसा जो उसका मुंह होता है बड़ा सा, ऐसा बहुत बड़ा सा, अरे वाह, और ऐसे उसके नाक पर ये राइनो होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कितना ज्यादा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, जस्ट इमेजिन। इस प्रकार से हम लोग अल्फा केराटिन को यहाँ देखें, और देखने के बाद हम लोग को मौका मिलता है कि हम इन सब चीजों को समझें। आज